वेलकम एवरीवन। यूनिट 2 स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। लास्ट लेक्चर में हमने ये टॉपिक्स कवर किए थे। नॉमिनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस, नॉमिनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन। कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया किस इंस्टेंट पर अगर हम लेते हैं तो उसके लिए क्या पर्टिकुलर टर्म है, या फिर हम टोटल अगर डिफॉर्मेशन देखते हैं यानी कि टोटल चेंज जब आता है मटेरियल के अंदर, हम उसके बेसिस पर वैल्यूज़ निकालते हैं तो उस हम स्ट्रेस को क्या बोलते हैं और उस स्ट्रेन को क्या बोलते हैं। ये हमने सब पढ़ लिया है नॉमिनल स्ट्रेस में, ट्रू स्ट्रेस में, नॉमिनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेन में और ट्रू स्ट्रेन में। ये सब पॉइंट्स क्लियर। आगे है हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर अदर मटेरियल्स। अब देखो, जो हमने अभी लास्ट ग्राफ पढ़ा था लास्ट वीडियो में, वो ग्राफ था माइल्ड स्टील के लिए। उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी शो हुई थी। हमने टेंशन टेस्ट कराया किसी भी स्पेसिमेन पर, और जो भी स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू हमें वहाँ से मिली, हमने उनके बेसिस पर एक ग्राफ बना दिया। और उस ग्राफ को फिर हमने स्टडी किया कि हर एक पॉइंट का क्या मतलब है और किस पॉइंट के बाहर फोर्स लगेगी तो मटेरियल डिफॉर्म हो जाएगा, कहाँ तक हम फोर्स लगा सकते हैं कि मटेरियल में चेंज ना आए। तो ये सब हमने माइल्ड स्टील के कर्व में डिटेल में स्टडी कर लिया था। आगे है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर अदर मटेरियल्स। अब माइल्ड स्टील के अलावा बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया गया और इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनका बिहेवियर नोट किया गया। तो एवरी मटेरियल हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जैसे कि हर मटेरियल की अलग अलग अपनी स्ट्रेंथ होती है और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब प्रॉपर्टी होती है। सबका बिहेवियर अलग अलग होता है हर मटेरियल का। अनलाइक स्टील, अदर मटेरियल्स डू नॉट शो क्लियर पॉइंट्स ऑफ यील्ड स्ट्रेस। अब जैसे स्टील में हमारे पास क्लियर पॉइंट्स दिख रहे थे कि यहाँ तक इलास्टिक लिमिट है, फिर आगे जाएंगे तो अपर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट है, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट था सबसे ऊपर वाला ई पॉइंट, अल्टीमेट वैल्यू, फिर उसके बाद फ्रैक्चर। तो माइल्ड स्टील में हमें सब चीज़ें एकदम क्लियर थी, यानी कि जो भी पॉइंट्स थे वो एकदम क्लियर हमें नज़र आ रहे थे। लेकिन अगर हम देखें अदर मटेरियल्स के लिए तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम उस टाइप का नहीं है। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम दूसरी शेप का है। बट इनिशियल लीनियर बिहेवियर इज शोन बाय ऑलमोस्ट ऑल मटेरियल्स। जो शुरुआत में लीनियर बिहेवियर, यानी कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता है, यानी कि बॉडी में चेंज आता रहता है, वैसे वैसे स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होता रहता है। ये जो बिहेवियर है, इस बिहेवियर को हम बोलते हैं लीनियर, क्योंकि एक भी हमारा स्ट्रेस भी इंक्रीज़ हो रहा है और एक वैल्यू के साथ साथ दूसरी वैल्यू यानी कि स्ट्रेन वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा बिहेवियर शो हो रहा है, तो उसे हम बोलते थे लीनियर बिहेवियर। तो लीनियर बिहेवियर जो है वो हर मटेरियल का सेम है, चाहे हम किसी मटेरियल की बात करें। फिगर प्रेजेंट्स द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स। अब जो आपको फिगर दिख रही है, ये फिगर 13, तो इसमें आपको कुछ मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी और बिहेवियर शो कराया गया है। टेबल रिप्रेजेंट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्टेन मटेरियल्स। अब देखो, स्ट्रेस और स्ट्रेन में हमने डायग्राम बनाया, तो सबसे पहला डायग्राम आपको दिख रहा होगा हाई कार्बन स्टील। अब हाई कार्बन स्टील सबसे ऊपर वाला अगर हम देखें तो एक वैल्यू है हमारे पास स्ट्रेस की, एक वैल्यू है स्ट्रेन की। तो स्ट्रेस तो लगातार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और स्ट्रेन बहुत धीरे 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 इंक्रीज़ हुआ। वाई एक्स एक्सिस में देखो, स्ट्रेन धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ और एक मैक्सिमम वैल्यू तक स्ट्रेस पहुंचा। तो ये है हाई कार्बन स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उसके अंदर डेवलप हो गया जबकि स्ट्रेन थोड़ा कम था। फिर सेकंड आपको दिख रहा होगा कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन में स्ट्रेस इंक्रीज़ हो रहा है तो साथ साथ स्ट्रेन में भी चेंज आ रहा है, तो दोनों लीनियर बिहेवियर शो कर रहे हैं एक पॉइंट तक, यहाँ तक एक पॉइंट तक, और उसके बाद इन दोनों में भी कर्व शेप आ गई। फिर थर्ड मटेरियल है हमारे पास एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम में स्ट्रेस
कम आया एज़ कम्पेयर टू हाई कार्बन स्टील। अब हाई कार्बन स्टील में स्ट्रेस की वैल्यू टॉप तक चली गई, और जबकि एल्यूमिनियम में 50% भी स्ट्रेस इसमें नहीं आ पाया। लास्ट है हमारे पास कंक्रीट। अब कंक्रीट में देखो स्ट्रेन बढ़ता गया और जबकि स्ट्रेस की वैल्यू बहुत कम अचीव कर पाया है। तो हमने 4 मटेरियल्स यहाँ पर देखे, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम एंड कंक्रीट। इन चारों का हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखा। ये क्लियर। देखो अब नेक्स्ट प्रूफ स्ट्रेस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्सेप्ट स्टील do not show well-defined yield point and yet undergo large strains after the proportional limit is exceeded। इसका क्या मतलब है कि स्टील तो हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसमें अगर हम टेंशन फोर्स लगाएं तो मटेरियल खिंचता चला जाता है और फिर जाके बहुत बाद में मटेरियल ब्रेक होता है, यानी कि उसकी लेंथ काफ़ी फोर्स तक बढ़ती रहती है और धीरे धीरे जब वो फोर्स कॉन्टिन्यूस लगी रहती है तब जाके मटेरियल ब्रेक हो जाता है। जबकि बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे भी हैं जिनका वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं है और उनमें काफ़ी स्ट्रेन आता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट एक्सीड होने के बाद भी, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंज आता रहेगा। जैसे रबर को हम खींचते जा रहे हैं तो बहुत चेंज आता रहेगा इलास्टिक लिमिट के बाद भी। एन आर्बिट्रेरी यील्ड पॉइंट यील्ड स्ट्रेस कॉल्ड प्रूफ स्ट्रेस। अब हम इन मटेरियल्स के लिए एक वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं कि इतना इनका यील्ड स्ट्रेस हम मान लेते हैं, क्योंकि उसमें यील्ड स्ट्रेस कॉन्टिन्यूसली आता जा रहा है इलास्टिक लिमिट के बाहर भी। जनरली हम क्या देखते थे कि इलास्टिक लिमिट वो लिमिट जहाँ जिसके अंदर अंदर हम फोर्स लगाएंगे तो मटेरियल वापस से अपनी शेप में आ जाता था, और जैसे ही इस पॉइंट के बाहर हम जाते थे तो मटेरियल के अंदर जो चेंज आता था वो परमानेंट था, तो उस पॉइंट को हम बोलते थे यील्ड पॉइंट। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं हमारे पास जिसमें चेंज लगातार आता रहता है इलास्टिक लिमिट एक्सीड होने के बाद भी। तो हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, यानी कि एक खुद से जो कि चेंज हो सकता है, आर्बिट्रेरी का मतलब जिसे हम चेंज कर सकते हैं, जो कि फिक्स्ड नहीं है, तो हम एक ऐसा पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं और उसे हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस इन मटेरियल्स के लिए, जो कि हम बनाते हैं ऑफसेट मेथड से। अब ऑफसेट मेथड क्या है? जैसे हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया स्ट्रेस और स्ट्रेन में, तो एक पॉइंट हमने लिया, मान लिया कि इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट से हम ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट यानी जैसे जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस ले लेते हैं, ऑफसेट बना लेते हैं उसे। तो वैसे ही ये हमने ऑफसेट बनाया और इसकी बेसिस पर हम स्ट्रेस फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम ऑफसेट बना लेते हैं किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए जो कि फिक्स्ड नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। अब ये यूज़ क्यों होता है? क्योंकि कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो इलास्टिक लिमिट के बाहर भी स्ट्रेन शो करते हैं, यानी कि उनके अंदर चेंज आता रहता है लगातार। तो उन मटेरियल्स का यील्ड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने ऑफसेट मेथड का यूज़ किया और ऑफसेट मेथड से हमने प्रूफ स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड की। ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ द मेटल अंडर कंसिडरेशन a line drawn parallel to initial linear part of the curve. This line is drawn at a standard offset of strain value. देखो वही चीज़ बताइए कि हम एक ऑफसेट लेके वैल्यू ड्रॉ करते हैं और जनरली ये होता है 0.0002, यानी कि 0.2% पर हम इसे लेते हैं स्ट्रेन के। इंटरसेक्शन ऑफ द ऑफसेट लाइन एंड द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिफाइंस द यील्ड पॉइंट ऑफ द मेटल, हैंस यील्ड स्ट्रेस। अब देखो हमने इस लाइन का ऑफसेट बनाया। अब इस ऑफसेट एक तो आपको कर्व दिख रहा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वाला, फिर उसके राइट में आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही है, तो ये जो डॉटेड लाइन है इसे हम बोलते हैं ऑफसेट। अब जहाँ पर ये ऑफसेट लाइन और कर्व एक दूसरे को काट देंगे, जो पॉइंट इनके काटने से मिले काटने पर जो मिल रहा है और जो पॉइंट है, अब उसे हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट, यानी कि अब हमें इसका यील्ड पॉइंट या यील्ड स्ट्रेस पता चल गया।
अगर हम ये काम ना करते, ऑफसेट ना बनाते, तो हमारे लिए फाइंड आउट करना कि कहाँ पर यील्ड पॉइंट होगा, कहाँ यील्ड स्ट्रेस होगा, ये बहुत मुश्किल था। तो अब हमने अपना काम आसान करने के लिए ऑफसेट ड्रॉ किया और जो कर्व था वो नॉर्मल हमने रखे रहने दिया। ऑफसेट ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि ये दोनों लाइंस कहाँ एक दूसरे को काट रही हैं। तो एक डॉटेड लाइन और एक कर्व वाली लाइन, जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को कट किया, उस पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट से हमें यील्ड स्ट्रेस पता चल जाता है, इसलिए हम इसे प्रूफ स्ट्रेस भी बोलते हैं और इस प्रूफ स्ट्रेस को हम ऑफसेट यील्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं। एक बार आप इसे रीड कर लो। ओके, प्रूफ स्ट्रेस और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अदर मटेरियल्स के लिए क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंशन या फिर शॉर्टनिंग ऑफ अ बार। टेंशन टेस्ट लगाएंगे, टेंशन क्रिएट करेंगे तो एक्सटेंशन होगा बार का, और कंप्रेशन लगाएंगे या फिर कंप्रेसिव फोर्स अगर हम लगाएंगे तो बार की शॉर्टनिंग होगी। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये चेंज कितना आता है, चाहे हम एक्सटेंशन करें या फिर कंप्रेशन शो करें। कंसीडर अ प्रिज्मेटिक बार ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स P। अब हमने एक बार माना, एक बार की लेंथ हमारे पास L है, L लंबाई है किसी भी बार की, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास कैपिटल A है और उस पर एक्सियल फोर्स लग रही है P। अब कोई भी फोर्स हम कंसिडर कर सकते हैं, अगर बाहर की साइड लग रही है तो हम मान सकते हैं कि वो टेंशन फोर्स है, और अगर अंदर साइड लग रही है तो वो कंप्रेसिव फोर्स है। लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इस पर जो हमने फोर्स लगाई है वो कैपिटल P है। तो अब नेक्स्ट लाइन में आपको दिख रहा होगा स्ट्रेस इज इक्वल्स टू कैपिटल E। कैपिटल E होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमने सेकेंड लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। E को हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस इक्वल होगा कैपिटल E इंटू स्ट्रेन, ये हमारे पास वैल्यू है। अब अपॉन सब्स्टिट्यूटिंग सिग्मा एंड एप्सिलॉन इन द इक्वेशन वी गेट, अब हमने क्या किया, कैपिटल E हमारे पास था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जब हमने यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू देखी थी तो हमने ये समझ लिया था कि कैपिटल E की वैल्यू होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अभी देखो, कैपिटल E स्ट्रेस की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एरिया या फिर लोड अपॉन एरिया। अब देखो यहाँ पर फोर्स कौन सी है, कैपिटल P, और डिवाइड कर देंगे कैपिटल A एरिया से, तो ये हो गया स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। और डिवाइड करेंगे स्ट्रेन से, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि कितना डिफॉर्मेशन आया है, कितना चेंज आया है, और जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं, जो शुरुआत में डायमेंशन थी, चाहे हम लेंथ की बात करें चाहे हम डायमीटर की बात करें, ओरिजिनल डायमेंशन हम लिख देते हैं नीचे। तो हमने स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर लिख दी P/A और स्ट्रेन की वैल्यू लिख दी डेल्टा L अपॉन L। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई P इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा L। अब देखो यहाँ पर टर्म्स वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार। कैपिटल E होता है यंग्स मॉड्यूलस, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। कैपिटल L ओरिजिनल लेंथ, ये mm में है। फिर डेल्टा L होता है कि कितना लेंथ के अंदर चेंज आया है।
नेक्स्ट कैपिटल ए, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया mm², फिर कैपिटल पी, एक्सियल फोर्स। और इस इक्वेशन को अगर हम डिफॉर्मेशन फाइंड करना हो हमें कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना चेंज आया, हमारे पास सपोज क्वेश्चंस में कैसे आएगा, हमें बता देंगे कि इतना फोर्स लग रहा है, इतनी लेंथ है, इतना एरिया है, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल का हमारे पास ये गिवन वैल्यू है, और हमें फाइंड करना होगा कि कितना लेंथ के अंदर चेंज आया है, कितना डिफॉर्मेशन आया है। तो हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पी इंटू एल अपॉन ए ई, चारों वैल्यूज़ हमारे पास होंगी तो हम डायरेक्टली डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो डिफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला है डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पी इंटू एल अपॉन ए ई। अभी नेक्स्ट टेबल देखो, दिस टेबल 1.2 गिव्स द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ सम कॉमनली यूज मटेरियल्स। अब हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं जिनका यंग्स मॉडुलस हमें गिवन है, जैसे सबसे पहला है माइल्ड स्टील जिसका हमने कर्व देखा था अभी सबसे पहला, और जिसे हमने डिटेल में स्टडी किया था। तो उसका यंग्स मॉडुलस जब हमने एक्चुअल में प्रैक्टिकल किया, फाइंड किया कि यंग्स मॉडुलस ई की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास ई की वैल्यू आई 200 और यूनिट किलो न्यूटन पर mm², और न्यूटन पर mm² में होगा तो 2 इंटू 10⁵, क्योंकि 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन, तो 1000 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइल्ड स्टील की वैल्यू 200 किलो न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट एल्यूमिनियम के लिए यंग्स मॉडुलस 70 किलो न्यूटन पर mm²। थर्ड कॉपर 100 किलो न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट कास्ट आयरन 90 किलो न्यूटन पर mm²। फिर ब्रॉन्ज 120 किलो न्यूटन पर mm², और वुड का 10 किलो न्यूटन पर mm²। तो सबसे ज़्यादा इन मटेरियल्स में जो हमने पढ़े उसमें माइल्ड स्टील का है 200 किलो न्यूटन पर mm²। और अगर हमें न्यूटन पर mm² में देखनी हो तो हम सिंपल क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये यंग्स मॉडुलस इन मटेरियल्स के हमें क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास बार्स विथ क्रॉस सेक्शंस वेरिंग इन स्टेप्स। अब देखो, अभी जो हमने स्टडी किया था वो था कि यूनिफॉर्म है, जैसे एक पाइप है यूनिफॉर्म, उसकी जो लेंथ है, लेंथ में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो उसका जो डायमीटर है वो सेम रहेगा, वो कहीं चेंज नहीं हो रहा है। जैसे आप एक पेंसिल देख सकते हो जिसे हमने शार्प नहीं किया है, एक पेंसिल डिब्बे के अंदर से हमने फ्रेश निकाली, तो जो उसका पूरा क्रॉस सेक्शन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। या फिर कोई भी नया पाइप हम लाए जिसमें हमने अभी कटिंग वगैरह नहीं की है, बिल्कुल फ्रेश पाइप, तो उसकी लेंथ के अलॉन्ग जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो उसका डायमीटर बिल्कुल सेम रहेगा। तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। और जब हम ऐसे क्रॉस सेक्शन देखते हैं जो कि चेंज हो रहे हो, जैसे एक बड़ा पाइप, फिर उसके आगे हमने छोटा पाइप कनेक्ट कर दिया, फिर छोटे पाइप के आगे फिर एक बड़ा पाइप, तो अगर क्रॉस सेक्शन अब यहाँ चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले बड़ा फिर से छोटा, फिर आगे गए तो और बड़ा क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, हमारा क्रॉस सेक्शन वेरिंग है। और जैसे आप फिगर में देख सकते हो, स्टार्टिंग में लेंथ L1 में एरिया कुछ और है A1, फिर जब हम L2 पोर्शन में आए तो एरिया A2 है, और L3 में A3 है। अब कंसीडर अ बार ऑफ वेरिंग 3 सेक्शंस ऑफ लेंथ L1, L2 एंड L3। हमने क्या किया, एक बार कंसीडर की जिसमें अलग अलग लेंथ में अलग अलग एरिया था, L1, L2 एंड L3, हैविंग perspective areas of cross section A1, A2, A3 subjected to an axial pull P। अब जो ये पूरा सिस्टम था इन तीनों को मिलाकर A1, A2, A3, तो इस पर एक एक्सियल पुल लग रहा था P। लेट डेल्टा L1, डेल्टा L2 एंड डेल्टा L3 be the changes in length of the respective 3 sections of the bar, then we have। अब देखो,
डेल्टा L1 है डिफ्लेक्शन, यानी कि जो हमने फोर्स लगाई है डेल्टा P फोर्स लगाई है उससे A1 के अंदर कितना चेंज आया, कितना लेंथ में इंक्रीज हुआ और कितना एरिया में चेंज आया, तो ये डेल्टा L1 है। अब लेंथ L2 और एरिया A2 अलग है, L1 और L2 अलग है, फिगर में देखने में सेम लग रहा है पर वो मान लो कि अलग अलग है। L2 लेंथ अलग है और A2 एरिया अलग है, तो अब जो इसके लिए डिफॉर्मेशन आएगा वो कोई और वैल्यू आएगी। फिर डेल्टा L3 यानी कि L3 लेंथ में और A3 एरिया में जो चेंज आएगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा L3 से, डेल्टा L3। अब ये तीनों चेंज आए हमारे पास, डेल्टा L1 फर्स्ट पोर्शन के लिए, डेल्टा L2 सेकंड पोर्शन के लिए और डेल्टा L3 थर्ड पोर्शन के लिए। अब डेल्टा L1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, देखो डेल्टा L की वैल्यू होती है PL अपॉन AE। अब हम फर्स्ट सेक्शन के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, PL अपॉन AE। तो अब देखो फर्स्ट पोर्शन के लिए P फोर्स कॉमन है ना सबके लिए फोर्स, तो हमने उसको P लिया, और लेंथ अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट पोर्शन की, तो हमने लेंथ ली L1, एरिया A1 और E मटेरियल के लिए अगर सेम मटेरियल का बना है तो वो कांस्टेंट रहता है, उस मटेरियल के लिए वो सेम है, कैपिटल E हमने सेम लिख दिया। फिर डेल्टा L2 में बात कर रहे हैं हम सेकंड पोर्शन की, P फोर्स सेम है, L2 लेंथ, A2 एरिया और E सेम रहना है। बात करते हैं फिर डेल्टा L3 की, डेल्टा L3 में P सेम फोर्स है, L3 लेंथ, A3 एरिया और E मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब टोटल डिफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग जो भी हमने डिफॉर्मेशन फाइंड किए हैं इन तीनों को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार हो जाएगा डेल्टा L, और इसे हम लिख देंगे तीनों को जोड़कर, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। हम तीनों लिख दिए, PL1 अपॉन A1E, PL2 अपॉन A2E प्लस PL3 अपॉन A3E। अब देखो P कॉमन है, इस फोर्स में क्या क्या चीज़ें इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, P फोर्स जो लग रही है वो तीनों सिस्टम पर सेम लग रही है, तो P हम कॉमन ले लेंगे। और दूसरी चीज़ मैंने बताई E, कैपिटल E यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये मटेरियल के लिए बिल्कुल सेम रहता है, तो हमने कैपिटल E को भी कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो P अपॉन E। अब अंदर क्या क्या वैल्यूज़ बची, पहले में L1 अपॉन AE, सेकेंड में L2 अपॉन A2 और थर्ड में L3 अपॉन A3। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया तीनों को ऐड करने में। सिंपल सी बात, जब भी हमारे पास वेरिंग क्रॉस सेक्शन होंगे तो हम क्या करेंगे, तीनों का डिफॉर्मेशन अलग अलग फाइंड कर लेंगे। डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है P इंटू L अपॉन A इंटू E। P फोर्स, L लेंथ, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और E होता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीनों को फाइंड करके हम इसमें तीनों को ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास सपोज 10 सेक्शंस हैं तो 10 के 10 का हम डिफॉर्मेशन फाइंड करेंगे और लास्ट में 10 पोर्शंस के डिफॉर्मेशन को हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास टोटल कितना डिफॉर्मेशन होना है ये हमें पता चल जाएगा। तो जिसमें भी वेरिंग क्रॉस सेक्शन होता है, यानी कि क्रॉस सेक्शन अलग अलग होता है, हम इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। थोड़े से टॉपिक्स इस यूनिट के बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर करेंगे। कोई भी दिक्कत आई हो तो वीडियो को दोबारा से देखना, सब चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हैं। थैंक यू।